Kajal Mangokia, gynecologist, obstetrician and IVF specialist from Orchid Hospital and IVF Center, सूरत। नमस्कार। आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर है संगीताबेन पटेल, जो 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनका, एंड शी इज़ अ एक्सपर्ट इन फूड, डाइट एंड न्यूट्रिशन। और आज तक उन्होंने मोर देन 9,000 पेशेंट्स का काउंसलिंग रिलेटेड टू द डाइट ऑलरेडी कर चुके हैं। सो हेलो संगीता बेन, वेलकम टू अवर ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जनरली होता है कि नॉर्मल डिलीवरी या तो सिजेरियन सेक्शन होने के बाद हमेशा पेशेंट, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जो मदर है, उनको जैसे भी रिलेटिव्स हैं सब आते हैं घर पे, तो ये खाना है, ये नहीं खाना है, मिल्क सिक्रेशन बढ़ने के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, ये फ्रूट खाना है, ये फ्रूट नहीं खाना है। सो इतने सारे क्वेरीज होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली उनको उनके हेल्थ के लिए और बच्चे के लिए, उनके लिए क्या बेस्ट है वो जानना होता है। सो संगीता मैम, पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे ही सिजेरियन डिलीवरी होती है, सो नॉर्मली हम लोग 4 से 6 घंटा उनको नील बाय माउथ रखते हैं और उसके बाद उनका चेकअप होता है और उसके बाद जो भी फ्लूइड वगैरह स्टार्ट होता है। सो पेशेंट को जब भी हम फ्लूइड्स देते हैं तो वो कैसे सीरीज में हमें स्टार्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है काजल मैम। फ्लूइड हम एज यूजुअल पहले पानी से ही शुरू करते हैं। उसके बाद कोकोनट वाटर ज़्यादा बेटर रहता है। और जैसे मैंने बहुत बार ये देखा है कि जब हम लेमन जूस भी देने के लिए बताते हैं तो रिलेटिव्स मना करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, खटास नहीं देनी चाहिए ये। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मिथ्स है। एक्चुअली अभी नींबू पानी से इतना कोई नुकसान कभी भी सामने नहीं आया था, लेकिन कोरोना ने हमें सिखाया है कि विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए कितना बढ़िया है और बहुत ज़रूरी भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम नारियल पानी देते हैं, नींबू पानी देते हैं और इवन फ्रूट जूस भी। हालांकि मैं कम प्रीफर करती हूँ, फ्रूट जूस की जगह हम होल फ्रूट देना पसंद करते हैं। और बेरीज देना भी बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज भी अच्छा, मतलब जिस जो नई नई मदर बनी है उनके लिए ये बहुत अच्छा फूड रहता है और एक मेंटल हैप्पीनेस भी देता है और अपनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है जो विटामिन सी की, वो भी फुलफिल होती है। अच्छा, सो पहले तो जनरली हम लोग ओरली उनको सिप्स ऑफ वाटर यानी कि 1-2 चम्मच पानी के लिए एडवाइस करते हैं। उसके बाद हाफ एन आवर वेट करते हैं कि अगर उनको नौशिया, वॉमिटिंग, क्योंकि जनरली एनेस्थेशिया में जो मेडिसिन वगैरह यूज़ होते हैं उसकी वजह से कोई कोई पेशेंट को थोड़ा नौशिया, वॉमिटिंग हो सकता है। सो इट इज़ अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। सो आफ्टर लिक्विड जनरली सॉफ्ट डाइट एडवाइस किया जाता है। तो संगीता भी सॉफ्ट डाइट में हमारे जो दर्शक मित्र हैं या तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनको आप थोड़ा गाइड कीजिए कि सॉफ्ट डाइट में कैसे उनको किस प्रकार का फूड ले सकते हैं। हाँ, सॉफ्ट डाइट में क्या है कि जो हम रेगुलर सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं, मान लो कि उपमा हो गया है ना, जो हम रेगुलर सॉफ्ट डाइट में गिनते हैं, लेकिन क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मैं ये बताऊंगी कि उनका जो रेगुलर डाइट है, तो उपमा है फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो सॉफ्ट डाइट हो सकता है, हलवा भी हो सकता है, लेकिन उपमा को हम ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा उसका चयन हो रहा है, उसकी मात्रा ज़्यादा है वपराश में। तो क्या करेंगे हम, जब उपमा बना रहे हैं तो उपमा में मैं ये कहूँगी कि हम थोड़ा सा ड्रमस्टिक लीव्स या तो अभी बोलेंगे मोरिंगा लीव्स, जिसको हिंदी में सहजन भी बताते हैं, सहजन की पत्तियां अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है कि सहजन की पत्ती में विटामिन सी ऑरेंज से ज़्यादा है, कैल्शियम मिल्क से ज़्यादा है, विटामिन ए कैरेट से ज़्यादा है। तो आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि जो बॉडी है
उसको सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए हम इतना ज़्यादा खाना तो नहीं दे सकते, पॉसिबल भी नहीं है, डाइजेशन के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी चीज़ें जो थोड़ा डालने से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो हम अपनी प्रेफर करें। हाँ प्रीफर करेंगे। जो न्यू मदर्स हैं उनके डाइट में, तो सॉफ्ट डाइट में जो भी सॉफ्ट डाइट बना रहे हैं उसमें मैं ये बोलूँगी कि आइदर मोरिंगा लीव्स या तो फिर मोरिंगा पाउडर, डिपेंडिंग अपॉन द रेसिपी और प्रेफरेंस, इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड चॉइस, वो ऐड कर सकते हैं। और साथ में ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी क्योंकि वो जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से हम बनाते हैं उसमें स्पिनच, कोरिएंडर, पुदीना सब कुछ आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स के लिए। यस, और जैसे आप मिक्स वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, टोमेटो सूप भी ले सकते हैं। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि नींबू पानी जब भी हम एडवाइस करते हैं, नींबू शरबत बोलते हैं, तो जो बुजुर्ग है उनको लगता है कि खट्टा तो नहीं देना है, छाछ नहीं दे सकते हैं, दही नहीं दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो खट्टी चीज़ें हैं जिसमें से विटामिन सी मिलता है, और आइदर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या तो सिजेरियन हुआ है, आपका जो भी स्कार होता है उसके हीलिंग के लिए, जो वुंड हीलिंग हम बोलते हैं, तो आपका जो सिजेरियन का जो भी स्कार होगा वो हील होने के लिए भी विटामिन सी बहुत नेसेसरी होता है। तो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव जो रिकवरी होती है आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी और आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी, वो काफ़ी अच्छे से रिकवरी होती है अगर आप खट्टे फ्रूट्स या तो खट्टे पदार्थ का सेवन करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम फुल डाइट बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 24 टू 48 आवर्स के बाद हम लोग फुल डाइट पे स्विच ओवर करते हैं, तो फुल डाइट में स्पेसिफिक कोई चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ? फुल डाइट में मैं कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ें, वैरायटी ऑफ फूड्स आपकी थाली में होना चाहिए। मतलब कलरफुल थाली जो नॉर्मली भी हम बोलते हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। ऑल टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फ्लूइड्स, सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो फुल डाइट में वेराइटी ऑफ फूड्स लेकिन ये ध्यान रखें कि जो इजीली डाइजेस्टिबल चीज़ें हैं, मान लो कि प्रोटीन में जा रहे हैं तो हम कठोल में लेंगे हरे मूंग या हरे मूंग की दाल, उस पे जाएंगे। और जैसे हम रोटी ले रहे हैं तो मैं ये बताऊंगी कि बाजरे की रोटी हम प्रीफर करते हैं, और अभी जो हम ज्वार की रोटी भी चलती है। और अभी आपको पता है कि वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, तो मैं ये कहूँगी कि बाजरे की रोटी, ज्वारी की रोटी, इवन रागी की रोटी, वो इजीली डाइजेस्टिबल भी है और न्यूट्रिशनली डेंस भी है। तो दाल हो गई, रोटी हो गई, सब्जी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या तो डीप रेड वेजिटेबल्स, उसको हम प्रीफर करेंगे। और फ्लूइड में जैसे कि बताया, मैम ने भी बताया, सूप भी ले सकते हैं और बटर मिल्क भी ले सकते हैं। ये सिर्फ ध्यान रखना है कि बटर मिल्क फ्रेशली प्रिपेयर्ड कर्ड से फ्रेशली प्रिपेयर्ड बटर मिल्क। जब मैं फ्रेश बटर मिल्क बोलती हूँ तो थोड़ा अधूरा सा लगता है, इसलिए फ्रेश कर्ड और उससे बनाया हुआ फ्रेश बटर मिल्क वो हम प्रीफर करेंगे। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो फुल डाइट के बाद हर मदर्स को साथ में रखनी है, वो है माउथ फ्रेशनर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ फ्रेशनर, जिसमें अभी हम ट्रेडिशनली बनाते हैं सुवादाना, फ्लैक्स सीड्स, अजवाइन, सीजम सीड्स, उसका जो हम माउथ फ्रेशनर बनाते हैं उसमें ग्रेटेड ड्राई कोकोनट भी रहता है। वो बहुत ही अच्छा हमारा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है, या तो आप रीति रिवाज बोलो, जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है। फिर जो हमें ज़रूरी फाइबर्स है वो भी मिलते हैं, न्यूट्रिशन भी मिलते हैं, एमिनो एसिड्स या फैटी एसिड्स, वो सब मिलता है। और जब मुंह में हम चबाते हैं तो मदर्स फीलिंग गुड। तो ये माउथ फ्रेशनर मैं ये कहूँगी कि फुल डाइट के बाद माउथ फ्रेशनर बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात आपने समझाई, माउथ फ्रेशनर, और बेसिकली उसमें आप मल्टी सीड्स डाल सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स वगैरह हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि काफ़ी जैसे ही सिजेरियन होता है
या तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो हर पेशेंट या तो रिलेटिव्स का क्वेश्चन होता है कि मैम क्या हम उनको घी दे सकते हैं, कितने दिन के बाद घी स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे कोई पेशेंट है कि ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर, जैसे उनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर आया है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको कब से घी स्टार्ट करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी है तो, और सिजेरियन है तो कब से उनको घी स्टार्ट करना चाहिए। सिजेरियन में तो जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं आफ्टर अ वीक, 7 to 10 days, after a week, after healing the stitches and all those things. एंड नॉर्मल डिलीवरी में तो हम जब से उनको डाइट शुरू करते हैं तब से हम प्रीफर्ड काऊ घी प्रीफर करते हैं, गाय का घी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि घी को मॉडरेट मात्रा में, मध्यम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। कभी कभी ये देखा गया है कि नहीं अभी तो घी खाने की ज़रूरत है, जो हमारे एल्डर्स है, जो हमारे रिलेटिव्स है आजू बाजू, जैसे मैं बोलती हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, ये करना है ये नहीं करना है, तो उसमें मैं ये बताऊँगी कि वो मीडियम मात्रा में घी लेना ठीक है, ज़रूरी है, बाकी एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे याद आ रहा है कि हमारे पेशेंट है कि जैसे वो बोलते हैं कि मैम हमारे फैमिली में तो ऐसे रिवाज है कि 10 से 12 किलो घी तो खाना ही खाना है। तो फ्रेंड्स आज देखो जैसे डिलीवरी होती है तो 1.25 महीना यानी 45 डेज़ या तो 2 महीने तक जनरली घर में दूसरा कोई काम वगैरह नहीं करने देते हैं, काफ़ी लोग हैं किचन में भी नहीं जाने देते हैं, और आप जैसे रेस्ट कर रहे हो और इतना सारा घी, मतलब घी में बहुत सारी कैलोरीज मिलती हैं, सो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होना ही होना है। सो इट इज़ बेटर कि आप सभी चीज़ का सेवन कर सकते हैं लेकिन मॉडरेट मात्रा में, कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं लेनी है, कोई भी चीज़ कम नहीं लेनी है। सो बेसिक जो कंसेप्ट है कि आपका जो डाइट है वो हाई इन प्रोटीन होना चाहिए। जैसे काफ़ी बार पेशेंट बोलते हैं कि मूंग है या तो चना है, ऐसा सब सब्जी वो मदर को नहीं देते हैं, कि उनको ऐसा मिथ होता है कि माँ ने अगर मूंग की सब्जी या ऐसा कुछ खाया तो बच्चे को पेट में दर्द होगा या तो उसको जो कॉली की पेन हम बोलते हैं वो होने वाला है। सो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, ये सही बात है, ये बहुत बड़ी मिथ है कि हम कठोल नहीं देंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कठोल प्रोटीन रिच, और जो स्पेशली वेजिटेरियन है हम टोफू, कर्ड वगैरह भी, पनीर भी देते हैं, पर ये इससे मूंग और चने भी उतने ही ज़रूरी है, मूंग की दाल भी खानी उतनी ही ज़रूरी है। और ये आपने जो बताया कि चने या तो गैसियस होते हैं, गैस पैदा करता है, ऐसी भी एक मिथ है। तो चने क्या है कि जब हम ओवरनाइट सोक करके फिर उसको बॉईल करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो डाइजेशन में इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता, इजी हो जाता है। तो इजीली डाइजेस्टिबल जो भी चीज़ें हैं वो हम ले सकते हैं, इट इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। यस। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि काफ़ी बार मदर्स जो है जिनका अभी फर्स्ट डिलीवरी हुआ है, सो जैसे फर्स्ट 3 डेज पता है कि कोलोस्ट्रम करके जो मिल्क सिक्रेशन होता है वो पानी जैसा होता है, उसके बाद ही जो मिल्क सिक्रेशन आता है वो वाइट इन कलर होता है। लेकिन सबको ऐसा होता है कि मैम मिल्क सिक्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना है, या तो हमेशा ऐसा उनको लगता है कि जो मिल्क सिक्रेशन है वो बहुत ही कम आ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गाइड कीजिए कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए उनको क्या फूड में ध्यान रखना है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो शुरू का मिल्क है कोलेस्ट्रॉल वो गाढ़ा होता है। बहुत बार ये देखा गया है कि ये बिगड़ा हुआ या फटा हुआ दूध है, ऐसी मिथ्स है और वो निकाल देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस है, उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत भारी मात्रा में है, मतलब तो वो तो हमें बच्चे को देना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि मिल्क सिक्रीशन बढ़े उसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो मदर को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए जिससे मिल्क सिक्रीशन कम हो सकता है ना। हैप्पी, ये तो मातृत्व का उत्सव है ब्रेस्ट फीडिंग, तो हैप्पीली हमें वो ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग बढ़े उसके लिए जो हम बताते हैं, एडवाइस करते हैं, जो भी फूड उसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं लैक्टोगोगस फूड। तो लैक्टोगोगस फूड में क्या आता है, मेथी मान लो ड्राई मेथी सीड्स भी आ गया और ग्रीन मेथी भी आ गई, और आता है ड्राई कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, फ्लैक्स सीड्स, सारे टाइप्स के सीड्स जो मिल्क सिक्रीशन में काफ़ी मदद करते हैं और वो बढ़ाते भी हैं।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मदर हैप्पी है तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन अच्छे से होगा तो डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से ही होगा और माता और बच्चे दोनों को ही तृप्ति मिलेगी। सो थैंक यू सो मच संगीता बेन। आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स है जो भी है आपके नियर डियर है, अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, किसी का सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो एक्सपर्ट है संगीता बेन, उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया कि आपको डिलीवरी के बाद कैसे स्टेप अप करना होता है, आपका डाइट में क्या ध्यान रखना है, समाज में जो भी मिथ्स है, काफ़ी सारे मिथ्स है। सो अगर आपके भी कोई भी क्वेरीज है फॉर द डाइट रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी, तो आप ज़रूर से अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और धन्यवाद करना चाहती हूँ संगीता बेन आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।